गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन बात करेंगे तीसरे चैप्टर की जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि से संबंधित। अगर अपन बात करें जनसंख्या की तो किसी निश्चित समय में किसी निश्चित क्षेत्र के अंदर निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई निश्चित भूभाग हो और उस निश्चित भूभाग के अंतर्गत रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या के नाम से जाना जाता है। अगले अपन बात करेंगे जो मानव है वो एक संसाधन के रूप में है। कहने का मतलब ये, अगर अपन बात करें केवल संसाधन की तो संसाधन वो वस्तु वो पदार्थ जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करता हो संसाधन कहलाता है। तो मानव स्वयं एक संसाधन है क्योंकि मानव अपने विवेक के अनुसार किसी भी प्राकृतिक पदार्थ को अपनी आवश्यकता के अनुरूप पे काम में लेता है। तो उस रूप में मानव स्वयं एक संसाधन है। मानव भूगोल की अगर अपन बात करें तो मानव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन में मानव का केंद्रीय स्थान है, क्योंकि मानव भूगोल के अंतर्गत विशेष जो अध्ययन किया गया है धरातल और मानव के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं से संबंधित। कहने का मतलब यह है कि मानव के द्वारा किए गए कार्य किए गए क्रियाकलाप का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो उस स्थिति में मानव भूगोल का केंद्रीय जो स्थान है वो किसे माना गया है? मानव को माना गया है, क्योंकि मानव ही अपने प्राकृतिक जो प्रकृति के द्वारा उपलब्ध है या सांस्कृतिक वातावरणों का उपयोग करता है। जैसे कि अगर अपन भूमि की बात करें, अगर ढाल युक्त भूमि है तो उस ढाल युक्त भूमि को मानव सीढ़ीदार खेत बना करके उसका उपयोग कर लेता है। वही अगर अपन बात करें जहाँ जिस रूप में जल उपलब्ध हो रहा है नदी के माध्यम से भूमिगत के रूप में, तो उस जल का उपयोग भी उसी रूप में जहाँ जिस प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं उसी के अनुसार उनका खनन कार्य और उनके आधारित उद्योग की स्थापना मानव के द्वारा की जाती है। वनस्पति और जंतु का उपयोग मानव करता है। इसलिए मानव भूगोल के अध्ययन में मानव को केंद्रीय स्थान दिया गया है। अगले पर बात करें, मानव प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके ही संस्कृति का निर्माण करता है। कहना मतलब है कि इसे प्रकृति में उपलब्ध जो भी वस्तुएं हैं, जो भी पदार्थ है, जो भी संसाधन है, उसका उपयोग करके मानव संस्कृति के वातावरण का निर्माण करता है। जैसे कि अगर अपन आवास की बात करें, कच्चे आवास की अगर अपन बात करें तो पेड़ पौधों की जो शाखाएं हैं या घास फूस है या जो मिट्टी है लकड़ी है उसका उपयोग करके आवास बना लेता है। लेकिन वहीं अगर अपन पक्के मकान की बात करें तो पक्के मकान के अंतर्गत पत्थर है, ईंट है, सीमेंट है, उसका उपयोग करके आवास का निर्माण कर लेता है। लेकिन वो भी प्राकृतिक रूप से ही उन्हें उपलब्ध हो रहा है। आवास के समूह को अधिवास के नाम से जाना जाता है। सड़कों का निर्माण है, उद्योग है, ये इनका सांस्कृतिक वातावरण का जो निर्माण कर रहा है मानव, वो किसका उपयोग कर रहा है? प्रकृति के संसाधनों का उपयोग कर रहा है। इसलिए मानव को एक संसाधन के रूप में माना जाता है। अगली अपन बात करेंगे जनसंख्या का वितरण और घनत्व। वितरण की अगर अपन बात करें तो जनसंख्या का फैलाव, जनसंख्या का फैलाव असमान रूप से है। कुछ भूभागों के अंतर्गत जनसंख्या का फैलाव है वो विरल अवस्था के अंतर्गत, और कुछ क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंख्या का जो वितरण है जो फैलाव है वो संगत रूप से पाया जाता है। जैसे कि अगर अपन पर्वतों की बात करें, पठारों की बात करें, पठारों भागों की, इन क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंख्या है वो विरल के रूप में पाई जाती है। लेकिन वहीं अगर अपन मैदानी भागों की बात करें जहाँ पर समतल भूभाग है, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, कृषि योग्य भूमि है, तो उन क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंख्या संगत रूप से निवास करती है। जहाँ मानव के लिए अनुकूल जलवायु की परिस्थिति पाई जाती है, जल उपलब्ध रहता है, उन भागों के अंतर्गत जनसंख्या संगत रूप से पाई जाती है। लेकिन जहाँ मानव के लिए प्रतिकूल जलवायु दशाएं पाई जाती है
वहां पर मानव कम संख्या में निवास करता है। तो अगर अपन बात करें जनसंख्या का वितरण, तो स्थानीय वितरण पर बल दिया जाता है। कौन से क्षेत्र में जनसंख्या का फैलाव या वितरण कितना क्या है। उसी के साथ साथ अगर अपन बात करें जनसंख्या का वितरण है वो असमान है, कहीं पे अधिक कहीं पे कम फैलाव की स्थिति पाई जाती है। लेकिन अगर अपन जनसंख्या घनत्व की बात करें तो इसे जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत जनसंख्या का आकार और उसे भूमि का क्षेत्रफल के बीच में जो अनुपात पाया जाता है उसे जनसंख्या घनत्व के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भौगोलिक क्षेत्र है और इस क्षेत्र के अंतर्गत जितने लोग निवास करते हैं वो जनसंख्या घनत्व के नाम से जाना जाता है। ये जनसंख्या घनत्व सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर की इकाई के अनुपात में मापी जाती है। प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो इसमें जनसंख्या के आकार और क्षेत्र, जनसंख्या का आकार और जनसंख्या कितनी है और उससे क्षेत्र के बीच में कितना अनुपात पाया जाता है, उनके संबंध का अध्ययन जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत किया जाता है। अगली अपन बात करेंगे इसमें विश्व की जनसंख्या किस भूभाग में कितनी जनसंख्या निवास करती है उनसे संबंधित। ये जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, वो आप नोटबुक लेकर के नोटबुक के अंदर आप नोट्स बनाते रहिए। बार बार इन वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए। तो अगली अगर अपन बात करें कितने भूभाग के अंदर कितनी जनसंख्या निवास कर रही है, भूभाग और जनसंख्या निवास करती है, जनसंख्या निवास करती है। तो अगर अपन संपूर्ण विश्व के भूभाग की अगर बात करें उसे भूभाग का 80% भूभाग, 80% भूभाग पर केवल विश्व की कुल जनसंख्या का 20% हिस्सा ही निवास करता है, क्योंकि यहाँ पर मानव के लिए जो परिस्थिति है वो प्रतिकूल पाई जाती है, अनुकूल नहीं पाई जाती है। दूसरी अगर अपन बात करें 20% भूभाग पर विश्व की 80% जनसंख्या निवास करती है। तो कहने मतलब जहाँ अनुकूल जलवायु की दशाएं, मिट्टी या फिर मानव के रहने के लिए वहां पर अपनी अनुकूल दशाएं पाई जाती है, उसी भूभाग के अंतर्गत जनसंख्या समान रूप से पाई जाती है। चलिए अपन बात करेंगे विश्व की जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या 2001 की अगर अपन बात करें, 2001 के अंतर्गत जनसंख्या की 613 करोड़ 71 करोड़। 2013 के अंतर्गत ये बढ़कर के हो गई 714 करोड़ और 2020 में अगर वर्तमान की अपन बात करें तो वर्तमान के अंतर्गत ये जनसंख्या बढ़कर के 777 करोड़ से भी पार हो गई है, के पार पहुंच चुकी है। मतलब तेरे गति से जनसंख्या के अंतर्गत वृद्धि की स्थिति बन रही है, बदलाव की स्थिति बन रही है, निरंतर विश्व की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अगर अपन संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल है 51 करोड़ 1,05,00,000 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर।
इसमें से अगर अपन बात करें तो जो स्तरीय भाग है, स्थल का क्षेत्रफल, स्थल का क्षेत्रफल वो हो जाएगा 14,84,00,000 वर्ग किलोमीटर, लगभग 29.2% हो जाएगा। और वहीं अगर अपन जलीय का क्षेत्रफल की बात करें, समुद्री भाग का जलीय का क्षेत्रफल, तो जलीय क्षेत्रफल हो जाएगा 36,13,00,000 वर्ग किलोमीटर, जो लगभग संपूर्ण भूभाग का 70.8% हो जाता है। तो अगर अपन बात करें कि संपूर्ण पृथ्वी का ऊपरी जो पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है, ऊपरी सतह का क्षेत्रफल वो है 51,01,05,000 वर्ग किलोमीटर, उसमें से स्थलीय भाग का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 29.2% के 14,84,00,000 वर्ग किलोमीटर है। और जलीय क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो 36,13,00,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जिसमें से 70.80% के रूप में इस जलीय भाग का फैलाव पाया जाता है। इसके पृष्ठीय क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो ज्यादातर समुद्री भाग जलीय क्षेत्र इसके ऊपर फैला हुआ है, स्थलीय भाग का फैलाव कम पाया जाता है। लेकिन उसी स्थलीय भाग की अगर अपन बात करें जहां पर मानव के लिए अनुकूल दशाएं मिलती है, वहां पर मानव ज्यादा संख्या में निवास कर रहा है, और जहां मानव के लिए प्रतिकूल दशाएं पाई जाती है वहां पर मानव कम संख्या में निवास करता है। अगली पर बात करेंगे इसमें विश्व में जनसंख्या वितरण की प्रतिरूप। विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप। तो कहाँ कौन से गोलार्ध में किस भूभाग में कितने प्रतिशत के रूप में जनसंख्या पाई जाती है? तो सबसे पहले अगर अपन बात करें लगभग विश्व की 476 करोड़ के कुल जनसंख्या का 2/3 जनसंख्या केवल इस संपूर्ण स्तरीय भाग का जितना क्षेत्रफल है उसकी केवल 14% भूभाग पर निवास कर रही है, भूभाग पर निवास करती है। वहीं अगर अपन बात करें जनसंख्या का 90% भाग, जनसंख्या का 90% भाग केवल 10% भूभाग पर निवास करती है। तो कहने वाला है कि अगर अपन स्तरीय भाग की बात करें, स्तरीय भाग की कुछ ही सीमित ही कुछ ऐसा भूभाग है जहां पर मानव के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती है, चाहे वो जलवायु की बात करें, चाहे खनिज की बात करें, चाहे वहां पर मिट्टी की अगर अपन बात करें, चाहे वहां पर जल की उपलब्धता की अगर अपन बात करें, तो कहने वाला है कि केवल 10% भूभाग पर ही सबसे अच्छी व्यवस्था मानव के रहने के लिए पाई जाती है। इसलिए जनसंख्या का लगभग 90% भाग है वो केवल 10% भूभाग पर निवास कर रही है। इनके अंतर्गत ज्यादातर जो जनसंख्या है अधिकांश जनसंख्या मैदानी भागों में रहती है, मैदानी भागों जहाँ जो मिट्टी मिलती है, नदी घाटियों के अंतर्गत निवास करती है, नदी घाटियों
के आसपास में निवास करती है। मतलब ज्यादातर जनसंख्या है वो उन्हीं भागों में रहेगी जहाँ समतल प्राय मैदान पाए जाते हैं, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जहाँ पर कृषि कार्य किया जा सकता है और उन कृषि कार्य के आधार पर ही उद्योग लगाए जा सकते हैं, परिवहन का विकास होता है, संचार की व्यवस्था वहां पर मिल जाती है। तो उन भागों के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। वहीं अगर अपन प्राचीन समय की भी बात करें तो मानव की सभ्यताओं का ज्यादातर विकास ही नदी घाटों के आसपास में हुआ है, जहां पर शुद्ध जल की प्राप्ति समतल प्राय मैदान जहां पाए जाते हैं उन्हीं भागों के अंतर्गत ही मानव की सभ्यताओं का विकास हुआ है। अगले पर बात करें अगर संपूर्ण इसे पृथ्वी को दो गोलार्ध के अंतर्गत बांटा गया है भूमध्य रेखा के अनुसार। ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध और ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध की अगर अपन बात करें, उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत 85% जनसंख्या निवास कर रही है। और वहीं अगर अपन दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत 15% जनसंख्या निवास करती है। कहने का मतलब है कि अधिकांश स्तरीय भाग का विस्तार है वो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है और कम स्तरीय भाग का विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में जलीय भाग का विस्तार कम पाया जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग का विस्तार अधिक पाया जाता है। तो कहने का मतलब अगर अपन संपूर्ण पृथ्वी की इससे भूमध्य रेखा के अनुसार बात करें तो भूमध्य रेखा के उत्तर में 85% जनसंख्या निवास करती है, वहीं दक्षिणी के अंतर्गत 15% जनसंख्या निवास करती है। कहने का मतलब यह है कि उत्तरी गोलार्ध में विश्व की जितनी जनसंख्या उसका 85% भाग निवास करता है और दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत 15% जनसंख्या का भाग निवास करता है। वहीं अगर अपन बात करें विश्व की 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है, तो क्या मतलब अगर अपन जनसंख्या समूह की अगर अपन बात करें यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में पाई जाती है तो उसका आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। वैसे अगर सबसे क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। यहाँ पर विश्व की लगभग 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप के अंतर्गत निवास करती है। अभी हम बात करेंगे कि संपूर्ण इस पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांटा गया था 0 डिग्री अक्षांश के अनुसार। अगर अपन बात करें इसमें लगभग 20 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य विश्व की 80% जनसंख्या पाई जाती है, 80%। लेकिन वहीं इस 60 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव की अगर अपन बात करें इनके मध्य विश्व की 1% जनसंख्या पाई जाती है और वहीं 0 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य 4% जनसंख्या पाई जाती है। जो अपन ने पहले बात की थी कि उत्तरी गोलार्ध में 85% जनसंख्या पाई जाती है, लेकिन 85% का सर्वाधिक हिस्सा है कि हम 80% जनसंख्या का निवास 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाई जाती है। अगर अपन बात करें इसमें 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश की तो 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश को
जनसंख्या की धुरी कहा जाता है। जनसंख्या की धुरी कहा जाता है। 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। लेकिन अगर अपन संपूर्ण इस पृथ्वी की बात करें अक्षांशों के अनुसार तो सबसे ज्यादा जनसंख्या 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य निवास करती है। वहीं अगर अपन बात करें समुद्र तल से ऊंचाई के अनुसार सागर तल से अगर लगभग 500 मीटर की ऊंचाई की अगर अपन बात करें तो 500 मीटर की ऊंचाई तक लगभग विश्व की 80% जनसंख्या पाई जाती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी बाद में यहाँ पर जनसंख्या कम निवास होगी, लेकिन मैदानी भागों के अंतर्गत जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। लेकिन 500 मीटर से कम ऊंचाई वाले भागों के अंतर्गत भी जनसंख्या कम रहती है। अगले पर बात करेंगे जनसंख्या के वितरण से संबंधित। विश्व में जनसंख्या वितरण अगर अपन बात करें 2001 के अनुसार तो विश्व की जनसंख्या थी 613.7 करोड़। अगर अपन बात करें विकसित राष्ट्रों के अंतर्गत विकसित राष्ट्रों में विश्व की जितनी जनसंख्या है उसका केवल 25% जनसंख्या पाई जाती है या निवास करते हैं। लेकिन वहीं अगर अपन बात करें विकासशील राष्ट्रों में तो लगभग 75% जनसंख्या निवास करती है। कहने का मतलब ये कि विकसित राष्ट्रों में जनसंख्या कम रह रही है और विकासशील देशों में जनसंख्या अधिक रह रही है। यहाँ पर शिक्षा का स्तर उच्च है, स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ पर विकसित राष्ट्र होने के साथ साथ इन लोगों के अंतर्गत जो वर्दी की स्थिति है वो एक स्थिर अवस्था के अंतर्गत पाई जाती है। लेकिन विकासशील देशों के अंतर्गत इन सुविधाओं का अभी भी अभाव पाया जाता है, अभी भी कमी पाई जाती है, जिनके कारण जनसंख्या लगभग अनपढ़ या अशिक्षित है, स्वास्थ्य सेवाएं भी उन्हें पूर्ण रूप से नहीं मिल रही है। उस दशा के अंदर विकासशील राष्ट्रों के अंदर जनसंख्या और ज्यादा हो रही है। कहने का मतलब है अगर अपन संपूर्ण विश्व की जनसंख्या की बात करें तो उनका 25% जनसंख्या का हिस्सा है वो विकसित राष्ट्रों में निवास कर रहा है और 75% जनसंख्या है वो विकासशील राष्ट्रों के अंदर निवास कर रही है। अगले अपन बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013 में विश्व की कुल जनसंख्या 714 करोड़ होगी। तो यहां से भी अच्छा प्रश्न बनता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट 2013 के अनुसार विश्व की कुल कितनी जनसंख्या है? 714 करोड़ जनसंख्या है। अगर अपन बात करें इसी रूप में जनसंख्या के
वितरण फैलाव की जनसंख्या करोड़ों में और प्रतिशत, कौन से भूभाग में कितना प्रतिशत से पाया जाता है। अगर अपन बात करें सबसे पहले एशिया की, एशिया में 430.2 करोड़ जनसंख्या निवास कर रही है, जो विश्व की लगभग 60.27%, जो अपन ने पहले भी बात की थी। दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका। अफ्रीका में 110 करोड़ जनसंख्या निवास कर रही है, जो विश्व की 15.41% है। वहीं अगर अपन बात करें यूरोप की, तो यूरोप में एक विकसित महाद्वीप की श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है और इसमें 74 करोड़ जनसंख्या निवास कर रही है, जो विश्व की 10.37% हो जाएगी। वहीं अगर अपन बात करें उत्तरी अमेरिका की, तो उत्तरी अमेरिका में 55.7 करोड़ जनसंख्या पाई जाती है और विश्व का इसमें 7.80% जनसंख्या का भाग पाया जाता है। वहीं अगर अपन बात करें दक्षिणी अमेरिका की, तो दक्षिणी अमेरिका के अंदर 40.1 करोड़ जनसंख्या है और संपूर्ण विश्व का इसमें 5.62% की जनसंख्या पाई जाती है। वहीं अगर अपन बात करें ओसेनिया, ओसेनिया के अंदर लगभग 38 करोड़ जनसंख्या पाई जाती है, जो 0.53% है। टोटल हो जाएगा इसमें 100%। तो यहाँ अगर अपन बात करें इनकी भी टोटल की, तो लगभग 713.8 करोड़ जनसंख्या हो जाएगी। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला भारत हो जाएगा एशिया, फिर दूसरा नंबर अफ्रीका, फिर यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ओसेनिया। ओसेनिया की अगर अपन बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त क्षेत्र को ओसेनिया के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के संयुक्त रूप से ओसेनिया के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हो जाएगा यूरोप उधार अमेरिका देवो, यूरोप उधार अमेरिका देवो। ए का मतलब हो जाएगा एशिया, इस ए का मतलब हो जाएगा अफ्रीका, यूरोप तो हो ही रहा है, ऊ का मतलब हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, दा दे हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका और ये साइलेंट रह जाएगा और ओ का मतलब हो जाएगा ओसेनिया। तो ए यूरोप उधार अमेरिका देवो, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ओसेनिया। ओसेनिया के अंदर विशेष ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाला क्षेत्र को ओसेनिया के नाम से जाना जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के 2013 के अनुसार ये संपूर्ण विश्व के अंतर्गत जनसंख्या का वितरण पाया जाता है। अभी अपन बात करेंगे जनसंख्या का वितरण देशों के अनुसार। जनसंख्या के वितरण को देशों के अनुसार देखें तो उनके क्षेत्रफल और
जनसंख्या जनसंख्या के वितरण में पर्याप्त विषमताएं पाई जाती है। तो अगर अपन जनसंख्या के वितरण की बात करें तो जनसंख्या का आकार और उन देशों का क्षेत्रफल के अंतर्गत बहुत ही ज्यादा विविधताएं पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों का भूभाग बहुत कम है लेकिन जनसंख्या अधिक निवास कर रही। कुछ देशों का भूभाग बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी वहां पे जनसंख्या कम निवास करती है। तो इस प्रकार की विषमताएं पाई जाती है। अभी अपन बात करेंगे जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के कुछ बड़े देश। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें चीन की, जो जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है और भारत का दूसरा स्थान है। तीसरा स्थान हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का। चौथा स्थान हो जाएगा इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया। पांचवा स्थान हो जाएगा ब्राजील का और छठा स्थान हो जाएगा पाकिस्तान का। सातवां स्थान हो जाएगा रूस का। देखिए यहाँ पर रूस का सातवां स्थान आना है लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान है। आठवां स्थान आ जाएगा बांग्लादेश का। नौवां स्थान आ जाएगा जापान का और 10वां आ जाएगा नाइजीरिया का। तो इसमें अधिकांश देशों की संख्या एशिया की आ रही है। तो ये तो हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से। प्रथम स्थान चीन का, द्वितीय स्थान भारत का और तीसरा स्थान है संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो अगर अपन बात करें ये तो जनसंख्या की दृष्टि से इनका क्रम आ रहा है, लेकिन वहीं अगर अपन क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर अपन बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों का स्थान की बात करें तो पहला स्थान रूस का आता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो रूस का है। दूसरा स्थान कनाडा का। तीसरा स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन यहाँ पर ये विशेष महत्व में बन रहा है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से भी इसका स्थान तीसरा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी इसका स्थान तीसरा है। तो यहाँ पर ये देश दोनों स्थिति में समान स्थान पे इनकी स्थिति बन रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या की दृष्टि से भी तीसरा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी तीसरा स्थान है। वहीं अगर अपन बात करें अगली नंबर 4 की, तो 4 स्थान पे आ रहा है चीन, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से इसका स्थान पहला आ रहा है। फिर 5 नंबर की बात करें तो ब्राजील, 6 नंबर की अगर अपन बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, 7 नंबर की अगर अपन बात करें तो भारत, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। 8वां स्थान आ जाएगा अर्जेंटीना, 9वां स्थान आ जाएगा कजाकिस्तान और 10वां स्थान आ जाएगा सूडान। तो ये विशेष क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि के अंतर्गत इसमें काफी विषमताएं पाई जाती है। अब बात हो एक संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़ करके, अगर अपन यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि की बात करें तो चीन प्रथम स्थान पे है, लेकिन वहीं क्षेत्रफल की अगर अपन बात करें तो क्षेत्रफल के अंतर्गत ये चौथे स्थान पे आ रहा है।
सर्वाधिक की वृद्धि विकासशील राष्ट्रों में। विशेष बात है, विश्व में जनसंख्या का सर्वाधिक वृद्धि, सबसे ज्यादा वृद्धि है वो विकासशील राष्ट्रों में होती है। विकासशील राष्ट्रों में। और कम वृद्धि विकसित राष्ट्रों में, जो अपन ने पहले भी बात की थी। तो जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि है वो विकासशील राष्ट्रों में होती है, लेकिन कम वृद्धि है वो विकसित राष्ट्रों के अंतर्गत होती है। और ये अपन बात करेंगे विश्व का जनसंख्या वितरण की दृष्टि से वर्गीकरण, इसकी बात हम कल करेंगे। तो आज यहाँ तक जो भी पढ़ाया गया उसको ध्यानपूर्वक से बार बार इस वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें और अपने यार दोस्तों को इसके बारे में जरूर इंफॉर्मेशन दें, बताएं, ताकि वो भी इस ऑनलाइन में कक्षाओं का लाभ उठा सकें।